हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से हम विश्व में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी बहस और बहुत सारे अपडेट्स देखते चले आ रहे हैं। विश्व में कैसे क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना जाए ना माना जाए, कई देशों की अलग अलग राय रही है काफ़ी लंबे समय से। उस पर काफ़ी समय से देश विचार कर रहे हैं। देशों के केंद्रीय बैंक उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे विषय को वे समझें और देश की अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ने का प्रयास करें। तो पिछले कुछ समय में इसको लेकर भारत ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए हैं और हाल ही में एक सिडनी समिट का आयोजन किया गया है, सिडनी डायलॉग आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा लिया है और इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें निकल करके आई हैं, जैसे कि डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा और ख़ास तौर से उसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। तो इस लिहाज से आज के इस सेशन में हमने इस टॉपिक को लिया है। जो हमारा विषय है वह है क्रिप्टो करेंसी पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। तो आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सी प्रमुख बातें कही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वैश्विक मंचों पर जाकर जो भी बातें कहते हैं उससे हमें भारत के जो प्रमुख नीतिगत विचार हैं या नीतिगत दृष्टिकोण है उसका पता चलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि हमारा देश किन मुद्दों को प्रमुख रूप से देख रहा है। ऐसे में डिजिटल तकनीक के लिए कौन कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है, इस लिहाज से भी ये जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो न्यूज़ है उसकी बात करें, न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट दैट ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस वर्क टुगेदर ऑन क्रिप्टो करेंसी। पीएम मोदी ने ऐसी बात कही कि सभी लोकतांत्रिक देशों को साथ मिलकर के क्रिप्टो करेंसी जैसे विषय पर बातचीत करनी चाहिए। और पीएम मोदी लिस्ट 5 डिजिटल ट्रांजिशन यानी 5 जो है डिजिटल बदलावों की उन्होंने चर्चा की है, शेपिंग इंडिया एट सिडनी डायलॉग। तो सिडनी डायलॉग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो डायमेंशन रहने वाले हैं आज के हमारे डिस्कशन के वो कुछ इस तरह से रहेंगे। अभी हम सिडनी डायलॉग की बात कर लेंगे, क्रिप्टो करेंसी पर भारत क्या स्टैंड ले रहा है, क्योंकि पहले काफ़ी समय से भारत का स्टैंड बदलता रहा है और अब भारत धीरे धीरे इस दिशा में क्या कदम उठाने का सोच रहा है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर थोड़ी सा डिस्कशन कर लेंगे। अन्य देशों की क्या स्थिति है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसी तकनीकों को लेकर कितना एक्सेप्टेंस है, चुनौतियां क्या है इससे जुड़ी हुई, क्या किया जा सकता है, और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का फ्रेम करने का अभ्यास करेंगे। तो यह विषय जीएस पेपर सेकंड और थर्ड दोनों से जुड़ता है और जीएस पेपर सेकंड में पॉलिसीज और सेकंड और थर्ड में विज्ञान एवं तकनीक और अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक विकास, आर्थिक समावेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिडनी डायलॉग के बारे में। तो सिडनी डायलॉग जो 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, यानी कल से शुरू हुआ है आज और आने वाले कल चलेगा। यह पहली बार है जब कोई ऐसा समिट शुरू किया गया है, विश्व का एक तरह से पहला समिट इसको मानिए, जहां पर उभरती हुई और प्रमुख तकनीकों को लेकर के बातचीत किए जाने की बात कही गई है, साइबर टेक्नोलॉजीज को लेकर के। जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से यह डायलॉग आयोजित किया गया है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी इसमें भागीदार है। इसमें प्रमुख रूप से विश्व के कुछ नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें शिंजो आबे जी को भी आमंत्रित किया गया है और उनके प्रमुख रूप से राय जानने की कोशिश की गई है। एक सलाह मशविरा किया जा रहा है कि कैसे हम तकनीक का उपयोग कर पाएं और ख़ास तौर से वो तकनीक जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, भविष्य की तकनीक है। जैसे एआई की बात कर सकते हैं हम, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर सकते हैं, कुछ निगरानी तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए, आपूर्ति श्रृंखला की बात आती है, साइबर सक्षम हस्तक्षेप जो किए जाते हैं, एक तरह से हम कहें मालवेयर अटैक्स और भी साइबर अटैक्स जो देखने को मिलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो भी वैश्विक स्तर पर प्रमुख विचारक हैं, शोधकर्ता हैं, बड़े उद्योग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सभी को साथ लाने की इसमें बात कही गई है। तो एक बार सिडनी शहर को हम ऑस्ट्रेलिया के नक्शे में भी देख लें, अगर कोई सवाल बन जाए कि किस कोस्ट में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, तो हमें पता हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक मैप है जिसमें न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस कह सकते हैं, उसका ही एक शहर है सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद है, इस आधार पर भी समझिए। और
अब बात करते हैं सिडनी डायलॉग में क्या क्या प्रमुख बातें निकल करके आई। तो प्रधानमंत्री जी ने एक जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने भारत का जो आने वाले भविष्य में डिजिटल तकनीक को लेकर उपयोग है उसका एक खाका खींचा और अब तक की जो उपलब्धियां रही उनको भी बताया। तो इन उपलब्धियों को जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर कभी मेंस आंसर राइटिंग में हमें जरूरत पड़े तो हमारे पास एटलीस्ट कुछ फैक्ट हो, कुछ तथ्य हो, ताकि हम लिख पाएं। तो उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक देशों से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मिलकर आह्वान किया एक तरह से कि हम देखें कि कैसे इसमें आने वाले भविष्य में विकास हो सकता है। इन्होंने कुछ सकारात्मक रुख भी दिखाया कि भारत कैसे आगे चलकर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला है, साथ ही कुछ चिंताएं भी जाहिर की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रिप्टो बाजार को रेगुलेट करना जरूरी है, खासतौर से कब, जब इस तकनीक का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग के रूप में किया जाने लगा है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो अगर हम सीधी तरह से इसको नज़रअंदाज करेंगे, इसको सीधी तरह से नकारेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाएंगी और एक लंबे समय बाद इसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी आधार पर ये बातें उन्होंने कही। और डिजिटल ट्रांजिशन शेपिंग यानी डिजिटली रूप से भारत में जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र किया, उनको देख लेते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण भारत में करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या वैसे भी बहुत ज़्यादा है, इस आधार पर भी कहा गया है। तो भारत के जो 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो एक तरह से एक विशिष्ट डिजिटल पहचान को लेकर चलते हैं, जिसे आप आधार के नाम से जानते हैं। 6 लाख जो गांव हैं उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। सभी को हम डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दिशा में यूपीआई भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में रेखांकित किया गया है। भारत में 800 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं, जिसमें से कि 750 मिलियन जो यूज़र्स हैं वे स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट से जुड़ते हैं। इसके अलावा शासन में, समावेशन में, सशक्तिकरण में, कनेक्टिविटी में और लाभ के वितरण में, कल्याण के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ये सभी जो पॉइंट्स हैं आप यूपीएससी के सिलेबस में भी देखेंगे तो इसी तरह से लिखे हुए हैं। ठीक, आगे उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी भारत में तेजी से स्टार्टअप्स का विकास हो रहा है। लगभग हर सप्ताह इस तरह के बड़े बड़े स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं वे स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी हर स्थिति में समाधान जो भी हैं, इससे जुड़े चैलेंजेस हैं उनका निकालने का प्रयास कर रहे हैं और नई तकनीकों को लेकर के आ रहे हैं, नए इनोवेशंस को लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि जैसे बड़े क्षेत्रों में हम डिजिटल जो तकनीक है उनका उपयोग देखने को हमें मिल रहा है, चाहे ड्रोन्स का उपयोग हो, मैपिंग के लिए हो, या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण भी देख रहे हैं। संसाधनों और जैव विविधता के लिए हम डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हमें अगर वनों में किसी चीज़ की मैपिंग करनी हो उसके लिए डिजिटल कैमरे, ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा 5G जो भविष्य में आने वाली है, भारत में काम चल रहा है और 6G जैसी तकनीक पर भारत काम कर रहा है। इसको स्वदेशी क्षमताओं के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है कि कैसे हम भारत में 5G और 6G तकनीकों का स्वदेशीकरण कर सकें। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में। तो जैसा आप सब जानते ही हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल मनी है, यानी आभासी मुद्रा है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल डिजिटल फॉर्मेट में आप इसको लिखा हुआ देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की जो तकनीक है वह क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पर काम करता है। मतलब हुआ कि एक तरह की इंक्रिप्शन तकनीक है जो एक तरफ से सूचनाओं को लेकर के बंद हो जाती है और दूसरी तरफ ही डिक्रिप्ट होती है, यानी बीच में नेटवर्क में उसको किसी भी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। और इसका जो नेटवर्क है वह डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, यानी बहुत सारे जो यूजर्स हैं उन सभी को मिला करके एक लेजर बनाया गया है, यानी एक तरह का रजिस्टर बनाया गया है और इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। तो जो कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी है उनके अगर हम नाम देखें तो बिटकॉइन, इथेरियम, मोनेरो, लाइटकॉइन, रिपल, डैश और स्टार्टिस, बाइटकॉइन, जी कैश, बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हम जानते हैं वह है बिटकॉइन। और बिटकॉइन का एक बड़ा बाजार भी यहाँ पर लगभग 42% बिटकॉइन पूरे मार्केट को लेकर के चलता है। अब देखें हम कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है।
बहुत ही आसान सी तकनीक है लेकिन है बहुत काम की। सबसे पहले हम इसको समझें तो मान लीजिए पॉइंट ए से यानी यूज़र ए को यूज़र बी के लिए भुगतान करना है, तो ये यूज़र ए भुगतान शुरू करेगा और जब वह पेमेंट करेगा, मनी भेजेगा, पैसे भेजेगा, तो वह एक ब्लॉक के रूप में जाएगी, यानी एक तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा जिसकी जानकारी उसके सभी उपयोगकर्ताओं को भेज दी जाएगी कि यह ब्लॉक यहाँ से पर्सन ए से भेजा गया है पर्सन बी तक पेमेंट के लिए। अब जब ये जानकारी इनके पास जाएगी तो इनके पास पता होगा इनको कि हाँ इसका वॉलेट था जिसमें ये एक बिटकॉइन या फिर एक क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई थी, उसको ये ऑटोमेटिकली प्रमाणित करेंगे और आगे जा कर के ये अगले ब्लॉक्स से जुड़ जाएगा। यानी पता होगा कि पॉइंट ए ने यानी पर्सन ए ने एक पेमेंट किया है ब्लॉक के रूप में और वो जो बाकी के जो लेजर है, बाकी के अब तक पेमेंट्स हुए उनमें जाकर के जुड़ जाएगा और ये पेमेंट बी को रिसीव हो जाएगी और सबके पास इसकी सूचना होगी कि हाँ ये पेमेंट की गई है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कोई एक व्यक्ति यदि मिटाने का प्रयास भी करे तो बहुत सारे लोगों के पास डेटा मौजूद है, इसलिए इसको मिटाना संभव नहीं है। इसके लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि किसी थर्ड पार्टी के बिना सीधे फंड ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब कोई रेगुलेटरी नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स या बैंक्स की तरीके से कोई और संस्था मौजूद नहीं है। प्रोसेसिंग फास्ट है और तीसरा कि जो प्रोसेसिंग शुल्क है वह एक तरीके से वसूला नहीं जा रहा किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, तो बहुत न्यूनतम हम कह सकते हैं जो भी इसका खर्च आता है। अब बात करें भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या रुख है, तो जब से बिटकॉइन आया है तब से बिटकॉइन बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर हम नवंबर 2021 की बात करें और ऑनवर्ड बढ़ ही रहा है, नवंबर 2021 तक लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर बिटकॉइन पहुंच गया है और अगर हम सभी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको जोड़ लें तो लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर इसकी कैप हो चुकी है, जिसमें 42% बिटकॉइन ही है, 42% तक लगभग, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2018 के आसपास जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमुद्रीकरण जैसे कुछ योजनाओं को अपनाया था, तब 2018-19 के दौरान भारत ने या आरबीआई ने इसको एक तरीके से प्रतिबंधित करने की बात कही थी। प्रतिबंध लगा भी दिए थे, बैंकों से इसके लेन देन के लिए मना किया था, लेकिन आगे चलकर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया और उसके बाद से ऐसी अनुमति दी गई कि हाँ लीगल टेंडर नहीं माना है, यानी वैध मुद्रा नहीं माना है, लेकिन इसको बैन भी नहीं किया है। एक तरीके से उपयोग अभी चलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम आगे बढ़ा। भारत ने ये भी कहा कि हम अब डिजिटल करेंसी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे संबंधित जो भी बेस्ट सिचुएशन हो सकती थी उसके लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी इस संदर्भ में सभी अधिकारियों वगैरह को बुला करके जांच पड़ताल की और एक रिपोर्ट दी जिसमें कुछ सिफारिश की गई हैं। उसमें कहा गया है कि हम निजी तौर से क्रिप्टो करेंसी को हमें नहीं अपनाना चाहिए, यानी निजी संस्थाओं को इस बात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वे क्रिप्टो करेंसी जारी करें। इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और सरकार द्वारा इसको रेगुलेट करना चाहिए और सरकार ऐसी किसी मुद्रा को जारी करे। इसके अलावा भारत में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत किए जाने की भी बात कही गई है। ऐसे में ये अभी एक बिल प्रस्तावित है जो आने वाले शीतकालीन सत्र जो नवंबर 2021 में शुरू होना है, शायद 29 नवंबर से शुरू होगा, तो इसमें एक विधेयक प्रस्तुत करने की संभावना बनती है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो काफ़ी समय से यह बिल सरकार प्रस्तुत करना चाह रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से अब तक नहीं आ सका। इसके अलावा जो आरबीआई है वह इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर विचार कर रही है, यानी इस तकनीक को लाया जाए जिसके तहत इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसके अलावा सेबी भी रेगुलेटर के रूप में इसमें एक बातचीत की जा रही है, सेबी को बुला करके। तो अभी कैबिनेट समिति की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी इस विधेयक को नहीं मिली है। जैसा ही इसमें अपडेट आते जाएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे सत्र में क्या होता है। ठीक, भारत में अभी फिलहाल अगर हम बात करें जो प्रमुख कंपनियां हैं, तो एक कंपनी है CoinDCX जो भारत की पहली इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कंपनी बनी। ठीक है, इसी तरह एक और है CoinSwitch, कुबेर। ये दोनों कंपनियां भारत में प्रमुख रूप से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आगे काम कर रही हैं।
इन कंपनियों का एक और जो तर्क दिया गया था, इन्होंने कहा, भारत में एक और बात रखी थी कि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के बजाय हम एसेट या कमोडिटी के रूप में भी मान्यता दे सकते हैं। उस आधार पर यदि कोई वित्तीय अस्थिरता जैसी बात आती है तो उसको बैन करने जैसे ये स्थितियों से बच सकते हैं। ठीक है, एक और टर्म आया यहाँ पर यूनिकॉर्न कंपनी का। तो यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो विशेष रूप से यह टेर्मिनोलॉजी इसलिए अपनाई गई कि ताकि कोई भी दुर्लभ स्टार्टअप जो स्थिति तक पहुंचता है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो भारत में भी अब ऐसे स्टार्टअप्स आने लगे हैं कई सारे। अन्य देशों की अगर हम बात करें तो एल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बना था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी एक आधिकारिक मुद्रा का दर्जा दिया था। और भी बहुत सारे विश्व के देश हैं जो आधिकारिक मुद्रा का दर्जा तो नहीं लेकिन उसको बैन भी नहीं किया है। इनमें प्रमुख रूप से यूएस है। यूएस की कई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसे उसको भुगतान के रूप में बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं या फिर रेगुलेशन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कनाडा में भी इसको कमोडिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में इसको एज ए एसेट के तौर पर देखा जाता है और साथ ही रेगुलेट करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा भारत के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। जो बिटकॉइन को नकारात्मक रूप से देखते हैं उसमें रूस भी शामिल है, वियतनाम शामिल है। तो भुगतान में उपयोग करने को अवैध माना गया है। भुगतान के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज में यूज नहीं करेंगे, रूस का कहना है। और वियतनाम भी वैध भुगतान विधि के रूप में इसको मान्यता नहीं देता। तो इस तरह से अन्य देशों का रुख है। अब हम बात करें चुनौतियां क्या हैं इसके सामने। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती है क्रिप्टो बाजार यानी क्रिप्टो मार्केट का रेगुलेशन करना। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने चिंता भी जाहिर की कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में इसका उपयोग हो सकता है, ऐसे में रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है इसका। इसके अलावा इसकी जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से जूझती रहती है। खासतौर से डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रभावित करती है। हो सकता है कुछ समय पहले इसकी कीमत $18,000 के आसपास हो, उसके बाद फिर $7,000 के आसपास आ जाए। तो मतलब एक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। निवेशकों की सुरक्षा को लेकर आरबीआई की चिंता बनी हुई है कि जो निवेशक इसमें निवेश करेंगे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। भौतिक संपत्ति का इसको सपोर्ट नहीं है, हालांकि इसकी जो माइनिंग की जाती है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से मान्यता दी जा सकती है कि एक बैक सपोर्ट तो है ही, माइनिंग कोई आसान काम नहीं है, ऐसा बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं। इसके अलावा वित्तीय स्थिरता को संकट जैसी स्थितियों पर आरबीआई अभी भी सवाल खड़े करता है या फिर चिंताएं जाहिर करता है। क्या हो सकता है आगे की राह? तो इसको रेगुलेट करना एक अच्छा रास्ता हो सकता है, विनियमन इसका किया जाना। इसके अलावा क्रिप्टो मुद्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना जरूरी है। मुद्रा के रूप में इसको अपनाया जा रहा है या कमोडिटी के रूप में या फिर किसी एसेट के रूप में, संपदा के रूप में, तो ये एक अच्छी बात होगी। इसके अलावा केवाईसी के मानदंड हैं वो बहुत उपयोगी होंगे और इसी तरह से पारदर्शिता इसको लेकर के बनाए रखी जाए तो इसका हम उपयोग आने वाले समय में देश के अंतर्गत होता देख भी सकते हैं। बाकी सरकार प्रयास कर ही रही है। तो जो सवाल बन सकता है उसकी बात कर ले। सवाल है, भारत में बढ़ते डिजिटलीकरण के दौर में क्या अब समय आ गया है कि हमें क्रिप्टो करेंसी को अपना लेना चाहिए? चर्चा कीजिए। तो आप बताइए कि डिजिटलीकरण भारत में बढ़ता जा रहा है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसको क्यों अपनाए जाने की बात कही जा रही है, इससे जुड़ी क्या चिंताएं हैं और कैसे इसको अपनाने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जिक्र कीजिएगा। ठीक है, आज के डिस्कशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।